अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसा कि टॉपिक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, आरओआई, और इसको हम जो है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। ये इस टॉपिक के ऊपर जो हमारा जो लेक्चर है ये उसका पार्ट 1 है। इसके अंदर हम फार्मूले की एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे, फार्मूले के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसको जो है वो हम एनालाइज करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन द फार्मूला। ठीक है, फार्मूला कंसिस्ट किन चीज़ों पे करेगा और उन चीज़ों को हमने कैलकुलेट कैसे करना है, व्हाट इज़ द फार्मूला एंड हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो हमने इन चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्कशन करनी है। सेकंड पार्ट के अंदर मैं इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल को लेके आऊँगा, उसकी न्यूमेरिकल के ऊपर जो है वो बात करेंगे, हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि चीज़ें कैसे कैलकुलेट होंगी। लेकिन आज का जो लेक्चर है ये जो इसका पार्ट 1 है, इसके अंदर हम पहले जो चीज़ें वो ये समझे कि फार्मूला क्या है और उसके अंदर जो है वो चीज़ों को जो है वो हमने कैलकुलेट कैसे करना है, फार्मूले की एक्सप्लेनेशन को समझना है। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी बात ये कि मेरे इस चैनल को जो है वो जो लोग नए आ रहे हैं वो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर जो है वो उनको बाकायदगी से मिलते रहें। तो चलें जी, हम बात करते हैं अपनी जो है वो फार्मूले के ऊपर, अपनी रेशो के ऊपर। तो ये जो रेशो है ये ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसको क्यों कहते हैं? बेसिकली इसके अंदर हमने करना क्या होता है कि हमने अपना जो शेयर होल्डर का जो कैपिटल होता है जो हमने बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय किया हुआ है, अच्छा ये बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय किया हुआ है, उसके ऊपर हमने रिटर्न कैलकुलेट करना है कि हमने जो अपना इन्वेस्टमेंट की हुई है बिजनेस के अंदर उसके ऊपर हमें रिटर्न क्या मिल रहा है। अच्छा, ये जो बिज़नेस के अंदर जो रिटर्न है ये आप बिज़नेस के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बिज़नेस का दूसरे बिज़नेस के साथ भी कर सकते हैं, एक इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री के साथ भी कंपैरिजन करने के लिए इस रेशो को जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दिस रेशो कैन बी कैलकुलेटेड टू कंपेयर द रिटर्न बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, बिटवीन द डिफरेंट बिजनेसेस, बिटवीन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो इसको किसी भी पर्पज़ के लिए जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और व्हाट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको इन अदर वर्ड्स आप यूँ भी कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मीन्स EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फार्मूले को समझ के जब आप देखेंगे तो इसमें जब आप मल्टीप्लाई 100 कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ व्हाट? परसेंटेज ऑफ रिटर्न। ठीक है, ऑफ रिटर्न, व्हाट रिटर्न? द रिटर्न विच वी हैव इन्वेस्टेड। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया आप ये देख रहे हैं, आप ये चेक करना चाहते हैं कि अगर मैंने ये जो है वो इन्वेस्टमेंट की इसके ऊपर मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है, तो लिहाजा मैं उसको जो है वो चेक कर सकूं, उसको देख सकूं कि अगर मैंने एक डिपार्टमेंट में इतनी इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर रिटर्न कितना है, दूसरे डिपार्टमेंट में इतनी इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर रिटर्न कितना है। अगर एक बिज़नेस का दूसरे बिज़नेस के साथ कंपेयर करना है तो उसके लिए भी आप ये रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन करना है तो उसके लिए भी इसको जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इसको कैलकुलेशन के लिए आपको जो है वो दो चीज़ें चाहिए, एक आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, दूसरा आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। ये कैसे कैलकुलेट होंगे, तो इनको समझने के लिए जो है वो चलते हैं जी इनकी तरफ कि इनको हमने कैलकुलेट कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर जब हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, या इसको आप कह लें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या इसको आप कह लें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मीन्स EBIT। EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला वो है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी, तीन चीज़ें हैं, नेट सेल्स है उसमें से जब आप कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, या आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। ठीक होगी बात ये। तो
अब इस फार्मूले के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसको भी वन बाय वन देख लें। नेट सेल्स से मुराद क्या है? नेट सेल्स से मुराद आपकी ग्रॉस सेल्स है। ग्रॉस सेल्स मीन्स कि कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो आप अपनी ग्रॉस सेल में से जब सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो वो आपकी नेट सेल्स कहलाएंगी। तो नेट सेल्स के लिए आपने क्या करना है कि आपने अपनी टोटल सेल मीन्स कि कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न, तो आपकी नेट सेल्स आ जाएंगी। कॉस्ट ऑफ सेल से मुराद है आपकी ओपनिंग स्टॉक प्लस आपकी जो है वो नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का तो आपको पता होगा कि जो ईयर बिगिनिंग पे जो स्टॉक होगा वो आपका ओपनिंग होगा और ईयर एंड पे जो स्टॉक होगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। नेट परचेजेस से मुराद है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने जितने भी जितने भी जो है वो आपने रॉ मटेरियल या गुड्स परचेज किए हैं वो, ठीक है। अब नेट परचेजेस कैसे आएंगे? सिमिलरली जैसे आपने नेट सेल्स ली हैं कि आपने जो है वो ग्रॉस परचेजेस मीन कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न को आप रिटर्न आउटवर्ड बी कहते हैं। तो जब आप ये माइनस करेंगे तो आपकी नेट परचेजेस आ जाएंगी। ठीक होगी बात ये। अच्छा, चलते चलते मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर दूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मुराद ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इंकर टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स और टू बाय गुड्स फ्रॉम द सप्लायर एंड ब्रिंग इट टू बिजनेस। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो तमाम एक्सपेंसेस जो कि आपके बिजनेस की चीज़ों को सेल करने के लिए जो है वो आप ख़रीदते हैं। मसलन आप अगर रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल को जो है वो फिनिश गुड्स तक लाने के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे वो डायरेक्ट होंगे। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो उस सूरत में क्या होगा कि आपने जो चीज़ें परचेज़ की हैं उसको जो है वो सप्लायर की पॉइंट से ख़रीद कर जो है वो अपने बिजनेस पॉइंट तक लाने के जो एक्सपेंसेस होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर शामिल किए जाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मुराद वो तमाम अखराजात जो कि आपके बिजनेस की जो है वो चीज़ों को सेलेबल कंडीशन में लाने तक के किए जाते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से मुराद जो है वो आपके दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। एक आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं और दूसरे आपके सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ये दोनों के एक्सपेंसेस, दोनों एडमिन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों को जब टोटल किया जाएगा तो ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके बिजनेस के ऑपरेशन के ऊपर एक्सपेंसेस आते हैं, तो इसलिए इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किया जाता है कि बिजनेस के ऑपरेशन को फुलफिल करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस आप बियर करेंगे वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? आप अपनी नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब माइनस कर देंगे तो वो आपके जो है वो क्या आ जाएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएंगे। सेकेंड चीज़ आपने जो कैलकुलेट करनी है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को डिफरेंट अकाउंटेंट डिफरेंट तरह से कैलकुलेट करते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं, बाज़ अकाउंटेंट ये कहते हैं कि आप अपने टोटल एसेट्स का सम ले लें, मींस कि आप अपने जो है वो फिक्स्ड और करंट एसेट्स को जो है वो टोटल कर लें तो ये आपका जो है वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। बाज़ लोग ये कहते हैं कि आप जस्ट अपने फिक्स एसेट का टोटल ले लें। बाज़ अकाउंटेंट ये कहते हैं कि जस्ट फिक्स एसेट का टोटल ले लें तो ये भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। और बाज़ लोग ये कहते हैं, बाज़ अकाउंटेंट ये कहते हैं कि आप अपने जो है वो लॉन्ग टर्म फंड्स एम्प्लॉयड, ठीक है, जितने भी आपके लॉन्ग टर्म फंड एम्प्लॉयड है उसका टोटल ले लें तो वो आपका जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। अच्छा, ये जो लॉन्ग टर्म फंड एम्प्लॉयड है इससे मुराद आपका शेयर कैपिटल नंबर 1। नंबर 2 आपके रिजर्व और सरप्लसेस, रिजर्व्स जितने भी हैं और सरप्लसेस जितने भी हैं वो, प्लस आपके लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, इसके अंदर आपके नॉन बिजनेस एसेट्स भी आ जाते हैं और आपके फिक्टिशियस एसेट्स भी आ जाते हैं। अब नॉन बिजनेस एसेट और फिक्टिशियस एसेट्स के ऊपर मेरा एक सेपरेट लेक्चर है, उसको जो है वो आप सुन सकते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले नहीं है, तो वो फिर हमारा जो है वो लेक्चर ज़रा लेंथी हो जाएगा। तो मैंने अपने लेक्चर को ज़रा जो है वो लेंथी नहीं करना, शॉर्ट ही रखना है। तो आप अपने जो है वो जितने भी लॉन्ग टर्म जो फंड्स हैं उनको अगर आप टोटल कर लें, या अगर आप अपने जो है वो एसेट्स को टोटल कर लें, या फिर आप अपने फिक्स एसेट्स का टोटल ले लें, तो किसी भी तरीके से आप अगर बात करेंगे तो वो आपका जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अच्छा, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड की टर्म है इसको जो है वो आप इस तरह भी ले सकते हैं कि इससे मुराद वो तमाम चीज़ें जो बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय है, बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय है वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। बिजनेस के बाहर जो आपके एसेट्स हैं वो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर नहीं आएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है सिक्योरिटीज़ के अंदर वो आपकी जो है वो एसेट्स के अंदर शामिल नहीं की जाएगी। तो ऐसी तमाम इन्वेस्टमेंट जो कि आउटसाइड द बिजनेस होंगी वो आपके एसेट्स के अंदर शामिल नहीं की जाएंगी। ठीक है,
तो आप इसको जो है वो यूँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो वो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को किसी भी सेंस से कैलकुलेट किया जा सकता है, चाहे आप अपने टोटल एसेट्स का सम ले लें, चाहे आप अपने फिक्स एसेट्स का सम ले लें, चाहे आप अपने लॉन्ग टर्म जो है वो फंड्स का सम ले लें, चाहे आप फिक्स एसेट और करंट एसेट को जमा करके प्रोविजन फॉर टैक्सेशन माइनस कर दें, तो भी आपका जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। हाँ, करंट एसेट को कैलकुलेट करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ को यहाँ पर करंट एसेट के अंदर शामिल नहीं करना। तो इनमें से किसी भी मेथड को अडॉप्ट करके आप अपना जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने जो है वो जब अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया और फिर जब आपने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैपिटल एम्प्लॉयड से जब आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो आपका ये जो है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आ जाएगी। तो ये इस लेक्चर का जो है वो पार्ट 1 था, जिसके अंदर मैंने थ्योरेटिकल बात किया। अब आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि इस लेक्चर का पार्ट 2 है। उसको भी सुनिएगा ताकि आपके जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए कि इसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है। तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ।